जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सबों के लगातार इस चैनल से बीकॉम पार्ट 1 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का VBA क्वेश्चन अपलोड हो रहा है। अभी तक 5 क्वेश्चन अपलोड हुए हैं। अभी मैं आप लोगों के लिए छठा क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कल ही आप लोगों का एग्जाम भी है, तो इस क्वेश्चन को फटाफट देख लें, शुरू से लास्ट तक एक दो बार क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक से जुड़ना है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। अभी जो मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं वो है ह्रास का क्या आशय है, या कहें तो व्हाट इज डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन क्या है और ह्रास के लिए प्रबंध करना क्यों आवश्यक, यानी कि डिप्रिसिएशन चार्ज करना क्यों जरूरी है। ठीक है, देखिए हम सभी जानते हैं कि जो हम संपत्ति का प्रयोग करते हैं, तो कैसा संपत्ति, अस्थाई संपत्ति। अस्थाई संपत्ति से ऐसे संपत्ति से है जिसका जीवन मोर देन 12 ईयर है, यानी कि मोर देन 12 मंथ्स, 12 महीना से अधिक है। जो संपत्ति 12 माह से अधिक माह के लिए खरीदी जाती है उन्हें अस्थाई संपत्ति कहा जाता है। और अस्थाई संपत्ति के मूल्य में जो कमी होता है इसे ही हम लोग ह्रास कहते हैं। कोई एसेट्स मैंने आज खरीदा 5,000 में, कल उसको बेचूंगा तो निश्चित रूप से वो 4500 में बिकेगा, 4,000 में बिकेगा, 5,000 में नहीं बिकेगा, क्योंकि उसके मूल्य में क्या हुआ, कमी आ गई। ठीक है, तो ह्रास से आशय ऐसी कमी, ऐसी घिसावट से है जो लगातार प्रयोग के कारण और टूट फूट के कारण होता है। ठीक है, अगर सरल शब्दों में कहें तो अस्थाई संपत्तियों के मूल्यों में कमी को ह्रास कहते हैं। ठीक है, किसी भी संपत्ति का निरंतर उपयोग होते रहने के कारण उसके मूल्य में गिरावट आना स्वाभाविक है। आप खुद से क्वेश्चन का आंसर सेट कीजिए, खुद से लिखिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए प्रायः देखा जाता है कि किसी मशीन, मकान, यंत्र की उपयोगिता कुछ वर्षों के निरंतर प्रयोग के पश्चात उतनी नहीं रहती जितनी प्रारंभ में थी। यानी कि स्टार्टिंग में जिस कैपेसिटी से वह काम कर रहा होता है वो बाद में नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके गुणवत्ता में धीरे धीरे शनय शनय कमी आती है। तो हमको यही जानना है, यही लिखना है ह्रास के बारे में, जो टूट के कारण, फूट के कारण, घिसावट के कारण, उपयोगिता में कमी के कारण, कार्य क्षमता में कमी के कारण जो कमी आती है इसे ही हम ह्रास कहते हैं। ठीक है, देखभाल एवं मरम्मत के लिए उचित व्यवस्था के द्वारा हम अस्थायी संपत्ति की उपयोगिता में होने वाली कमी को कुछ सीमा तक बढ़ा सकते हैं। देखिए मोटरसाइकिल है, उसको रिपेयरिंग करके उसके कार्यक्षमताओं को बढ़ाते हैं, लेकिन यह कब तक चलेगा, एक ना एक दिन इसका अंत होना ही है। और जो जिस रेशियो में अंत होता है, कमी होता है, उसी को तो हम लोग ह्रास कहते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग ह्रास को समझ गए होंगे। G.R. बॉटली बॉय ने कहा है, जैसे ही किसी विद्वान का बात करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा, ये कॉमा हुआ, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा, यह एक साधारण ज्ञान की बात है कि सभी अस्थाई संपत्ति, साधारण ज्ञान की बात मतलब सबको पता होना चाहिए, इतना आसान बात है। अस्थाई संपत्ति जैसे जैसे पुराना होता जाता है वैसे वैसे इनके मूल्य में कमी आती है। यही जो मूल्य की कमी है, ह्रास होता है, व्यापार में लगातार प्रयोग होने से बेकार हो जाती है। एक दिन ऐसा आता है जो वो यूजलेस हो जाता है। ठीक है, स्पेंसर पैगलर ने कहा ह्रास संपत्ति क्रियात्मक जीवन के संपत्ति की माप है जो एक निश्चित समय में किसी भी कारण से हुई हो। ठीक है, कारण नहीं बताया। कार्टर ने कहा एक संपत्ति के मूल्य में किसी कारण से होने वाली शनय शनय यानी कि धीरे धीरे और अस्थायी कमी को ह्रास करते हैं। अब यहाँ से स्वतः सत्य पूछ सकता है, जो शनय शनय अस्थायी कमी को क्या कहते हैं, ह्रास करते हैं। ठीक है, तो सत्य बोल देंगे। उपयुक्त परिभाषाओं यानी कि ऊपर में जो बताया गया उसके आधार पर एक डिप्रिसिएशन यानी कि ह्रास का परिभाषा बताएगा। एक बार आप लोग देख लेंगे। ह्रास के प्रबंध करने के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेकिंग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन करना क्यों आवश्यक। पहला है उत्पादक व्ययों के लेखों का आधार। देखो होता क्या है, तो हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कोई प्रोडक्शन में मशीन का भी प्रयोग होता है, तो सब खर्चा मटेरियल का जोड़ देंगे, लेबर का जोड़ देंगे, लेकिन मशीन जो काम किया उस मशीन के मूल्य में भी कमी आती है। डीजल, पेट्रोल, मोबिल, ये सब तो खपत होता है, ये तो आपको पता होता है, आपकी नज़र में होता है, आप एक्सपेंस में उसको ऐड कर लेते हैं, लेकिन मशीन का जो कमी है, धीरे धीरे मूल्य में कमी, वो आपको पता नहीं चल पाता, ये डिप्रिसिएशन से ही पता चलता है। ठीक है, सभी संपत्तियां जो प्रयोग में आने के कारण घिसती है,
सभी संपत्तियां जो प्रयोग में आने के कारण घिसती है, क्योंकि उनके प्रयोग से लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि वो मशीन जो उत्पादन करता है उससे आप कमा रहे हैं। इनकी घिसावट को भी लाभ प्राप्त करने के अन्य व्ययों की तरह एक व्यय मानना चाहिए और एक्सपेंस में जोड़ देना चाहिए। दूसरा, लाभ हानि खाता का सही लाभ प्रकट करना। अगर हम मशीन में हुए कमी को नहीं दिखाएंगे तो लाभ हानि खाता सही और सच्चा चित्र प्रस्तुत नहीं कर सकता, मतलब सही आकलन हम नहीं कर पाएंगे अपने व्यापार का। चिट्ठे की सही स्थिति न दिखाना। देखिए ये क्या होता है, तो जब हम बैलेंस शीट का प्रिपरेशन करते हैं, बैलेंस शीट का निर्माण करते हैं, तो एसेट्स के मूल्य में कमी को दिखाने के ह्रास निकाला जाता है। अगर हम ह्रास नहीं निकालेंगे तो एसेट्स होगा कम दाम का, लेकिन उसका हम मूल्य अधिक दिखाएंगे, तो बैलेंस शीट भी ठीक से अपना काम नहीं कर पाएगा। संपत्तियों को पुनर्स्थापित करने में भी कठिनाई होगी। ठीक है, अब पुनर्स्थापित क्या होता है? रिप्लेस करने में, चेंज करने में। मुझे उसका एक्चुअल दाम ही पता नहीं होगा। यदि संपत्ति के ह्रास के लिए व्यापार में कोई प्रावधान न किया जाए तो संपत्ति के समाप्त होने पर उसे पुनर्स्थापित करने के लिए जिस धन की आवश्यकता पड़ेगी, उस धन को इकट्ठा करने के लिए व्यापार की आर्थिक स्थिति को धक्का लग सकता है, कि उसका आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं होगा, पूंजी कम हो जाएगा। ठीक है, पूंजी कम हो जाएगा, पूंजी लाभ के रूप में बटा जाएगा, लागत जो है उस मशीन का ठीक ठाक हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, यही सब है। ह्रास की विभिन्न पद्धतियां, मतलब ह्रास लगाने की बहुत सारे पद्धतियां हैं। ह्रास किस दर से लगाया जाएगा, किस मेथड से लगाया जाएगा, किस तरीका से लगाया जाएगा, इसकी बहुत सारे पद्धतियां हैं, जिसमें से कुछ पद्धतियां को मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहला है निश्चित प्रभाग पद्धति, यानी कि स्ट्रेट लाइन में, तो इसे अस्थायी प्रभाग भी बोलते हैं। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन भी। अब स्ट्रेट लाइन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये इस पद्धति के अंतर्गत क्या होता है, तो अस्थायी संपत्ति के मूल्य में जो कमी होता है ना, प्रत्येक साल एक समान ही होता है। अगर पहला साल 1,00,000 रुपया हो जाएगा डिप्रिसिएशन, तो दूसरे साल भी 1,00,000 ही, तीसरे साल भी 1,00,000 ही, चौथे साल भी 1,00,000 ही डिप्रिसिएशन होगा। ठीक है, अब चूंकि इसको अगर हम ग्राफ पे दिखाएंगे, जैसे देखिए एक होगी, नीचे में लिखेंगे ईयर। अगर आपको स्टैटिक्स का ज्ञान है तो आप देखें दंडा लेख। ठीक है ना, ये हो गया ईयर और ये हो गया डिप्रिसिएशन। ठीक है, चलिए पहला साल यानी फर्स्ट ईयर, जो ईयर का नाम हो 15,000, ये 15,000 का बन गया, 15,000। ठीक है, दूसरा जो होगा वो भी 15,000 का होगा। ठीक है, तीसरा साल भी 15,000 का होगा। ठीक है, चौथा साल भी होगा 15,000 का। अब हम क्या करते हैं, सभी साल को मिलाते हैं, तो इसको मिलाएंगे ना तो एक लाइन जो बनेगा वो सीधी रेखा पद्धति बना, सीधा रेखा बनता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सरल रेखा पद्धति। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमेशा डिप्रिसिएशन मूल लागत पे बनाया जाता है, मूल लागत पर निकाला जाता है। मूल लागत का मतलब हम एसेट्स को क्रय किए 5,00,000 में। ठीक है, तो 5,00,000 में क्रय किए, अगर 10,000 रुपया इसमें हम एक्सपेंस किए, 10,00,000 जोड़ दिए, तो कितना हो जाएगा, 5,10,000। 5,10,000 पे प्रत्येक साल, फर्स्ट ईयर भी, सेकेंड ईयर भी, थर्ड ईयर भी, फोर्थ ईयर भी निकालेंगे। इस पद्धति को उतना अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है, तो एक साल यूज करने के बाद संपत्ति के मूल्य में कमी आ जाती है, लेकिन ह्रास के मूल्य में कमी नहीं आती है। ठीक है, समय से पहले ही उस संपत्ति को खत्म मान लिया जाता है। ठीक है, ये प्रतिवर्ष ह्रास की राशि हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये होता है लागत, यानी कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, यूजफुल लाइफ, हम 10,00,000 का कोई एसेट्स खरीदे और 10 साल के बाद वो मशीन बच जाएगा 1,00,000 का, तो इसका मतलब हुआ 1,00,000 हो गया स्क्रैप वैल्यू, यानी कि बर्बाद होने के बाद उसका दाम, और 9,00,000 रुपया हो गया उनका लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य, और 10,00,000 हो गया लागत। ठीक है, और 10 साल हो गया उसका यूजफुल लाइफ। चलिए उसके बाद ह्रासित शेष यानी डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्रमागत ह्रास पद्धति भी। ठीक है, इसका दूसरा नाम मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो प्रत्येक साल कि जो मशीन का बैलेंस होता है उस पे ह्रास लगाया जाता है। जैसे देखिए एक एग्जांपल के लिए 1,00,000 का मशीन है, 10% के दर से ह्रास लगाया जाता है, तो 1,00,000 का 10% कितना होगा, आप एग्जांपल में लिख सकते हैं 10,000, यानी कि फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना होगा 10,000, तो 1,00,000 में से आप 10,000 डिप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए। ठीक है, कितना बचा 90,000, तो सेकेंड ईयर जो डिप्रिसिएशन निकलेगा वो 90,000 पे निकलेगा। ठीक है, फिर 9,000 हो गया, फिर 90 में से 9 घटा दीजिए 81,000, ऐसे ही करके ये घटता चला जाता है। ठीक है, इसलिए इसे ह्रासित शेष पद्धति या क्रमागत
ह्रास पद्धति भी कहा जाता है। इसमें स्ट्रेट लाइन ही बनता है। ये कैसे, क्यों, ये देखिए, ये हो गया ईयर, ये हो गया डिप्रिसिएशन। तो फर्स्ट ईयर अगर हुआ 10,000, ठीक है, तो सेकेंड ईयर तो 9,000 होगा ना, तो ये टावर कम हो गया। उसके बाद 8,100, ठीक है, ऐसे कहते, ये लाइन ऐसे बनता है, ठीक है, अब बना दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वार्षिक वृद्धि विधि, एन्युटी मेथड, ये एक पद्धति है। इस पद्धति के अंदर क्या क्या जाता है, अचल संपत्ति पर विनियोजन रकम पर ब्याज को ध्यान में रखते हुए ह्रास की गणना की जाती है। फिर उसके बाद हो गया दूरी पद्धति, डिस्टेंस मेथड, एक बार देख लीजिएगा। और आपको फिर अगला है निस्सारण पद्धति, पुनर्मूल्यांकन पद्धति, बहुत सारे पद्धतियां हैं, ठीक है, कार्य क्षमता घंटा पद्धति, ह्रास निधि विधि। तो जो प्रचलित है वो दो ही है, क्रमागत और अस्थाई। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो निसंदेह आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। और आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुंचने में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।